हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। इसके लिए हम एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अज्यूम कर लेते हैं जिसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और जो सेंटर है वो ओ है और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है। ओके, अब हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यानी कि हमें वेक्टर ए निकालना है किसी पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, एट पॉइंट पी, जहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जो नॉन कंडक्टिंग है। अब इसकी ये इसका सेंटर है और सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो आर है और इसकी जो किसी कोई पॉइंट पी है इसके अंदर। ठीक है ना, तो अब हम उसके ऊपर निकालेंगे। जैसे हम इधर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं और ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इधर कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास मान लेते हैं कि वेक्टर ई है। अब इधर इसका जो यूनिट वेक्टर है वो रेडियली आउटवर्ड है एन कैप, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डायरेक्शन, इसको हम आर कैप मान लेते हैं। अब हम इधर इसके लिए जो ओ पी है हमारा वो होगा, यानी जो ओ पी है वो इक्वल टू स्मॉल आर है। इधर हम लिख देंगे ओ पी इज इक्वल टू आर। अब इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस जो वेक्टर ई है वो सेम है और यानी कि एवरी पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम रहेगी। तो अगर हमारे पास जो क्यू, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्यू डैश एक चार्ज है जो इस स्फीयर के अंदर, यानी कि जो इंटरनली जो स्फीयर है इसके अंदर इनक्लोज्ड है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम मान लेते हैं, हमारे पास जो गॉस थ्योरम थी वो थी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। जो वेक्टर डीएस है ये हमारे पास इक्वल है एन कैप डीएस की। तो इधर हम लिख देंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट एन कैप डीएस। अब इस ई को हम बाहर लिखते हैं, तो ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीएस इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी मटेरियल की, क्योंकि स्पेस की नहीं है इसलिए हमने इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं लिया। ये है हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ इंसुलेटिंग स्फीयर। ओके, अब हम इधर लिखेंगे ई, जो हमारे पास कंप्लीट जो क्लोज्ड इंटीग्रल हमारे पास कंप्लीट सरफेस का, तो क्योंकि हमारे पास एक स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू डैश एप्सिलॉन। इधर से अगर हम ई की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास होगी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा एप्सिलॉन। अब जो चार्ज है हमारा इस स्फीयर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, वो मान लेते हैं कि क्यू डैश है जो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ एस मल्टीप्लाई वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो क्यू डैश इज इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो थी वो हमने ली थी रो। तो इधर हम पुट कर देंगे रो। तो इधर से जब ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू डैश की जगह जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई रो और डिवाइड में 4 पाई आर स्क्वेयर एप्सिलॉन। तो इधर से हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आर क्यूब से आर स्क्वेयर जब हम कैंसिल करेंगे तो इधर एक आर बचेगा, तो इधर होगा आर रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन। यानी कि हमारे पास रिजल्ट होगा आर रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन। ओके, अब यहाँ पर हम अगर रिलेशन की बात करते हैं तो इधर जो एप्सिलॉन और जो आर है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ओके, अब इधर से हमारे पास ये रिलेशन निकल के आता है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसी नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर देखें तो उधर जो
वो उसकी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एट सेंटर ऑफ स्फीयर की। एट सेंटर ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर के ऊपर जो रेडियस होती है वो 0 होती है, ठीक है। सॉरी, सेंटर के ऊपर जो रेडियस होगी वो 0 होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी, ओके। क्योंकि अगर हम इधर आर की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं एट सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर। तो स्फीयर के सरफेस की जब हम बात करते हैं तो हमारा स्फीयर का सरफेस ये है, ये हमने अज्यूम किया था, हमारे पास रियल जो सरफेस है वो ये है। तो यहाँ पर जो आर है वो आर के इक्वल हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे, सॉरी, इधर होगा हमारे पास ये आर इज इक्वल टू आर, तो हम इसको ई इज इक्वल टू आर रो 3 एप्सिलॉन ऐसे लिख देंगे, और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, ओके। तो इसका मतलब है कि अगर हम आउटसाइड द स्फीयर बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वहां पर हमारे पास रिलेशन आया था कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। लेकिन अगर हम इनसाइड स्फीयर बात करें तो उधर हमारे पास रिलेशन आया था कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ओके। तो अब अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ होगा, जैसे अगर हम एक तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लेते हैं और एक तरफ अगर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, इधर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और वो हमने आर ले ली, यानी कि इधर किसी पॉइंट पे जहाँ पर आर इक्वल टू आर है, और इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले ली, तो हमारा जो ग्राफ होगा फॉर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के लिए वो हमारे पास आर इक्वल टू आर तक इंक्रीज करेगा, ओके। और फिर उसके बाद इस पॉइंट के बाद इधर जो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम की वैल्यू आई थी R2 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन, ओके। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इससे इस पॉइंट से मैक्सिमम होने के बाद धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कम होना, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इधर हमने रिलेशन किया था कि आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ओके। ये हमारे ग्राफ की डायरेक्शन होगी, ओके। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है then please like, comment, share the video and also subscribe the channel. Thank you.